जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो बिलोंग करते हैं, पर्टेन करते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर भी बात कर रहा हूं और अन्य फोर्सेज जिनको ईसीएसएस के कार्ड लागू हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं कि किनको यहाँ पर ईसीएसएस के लाभ प्राप्त है। आसाम राइफल भी शामिल है। तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे कि ईसीएसएस में अगर बहुत सारे जवानों को ये कन्फ्यूजन होता है। जब मैं फौज में था तब भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता था, रूल्स और रेगुलेशन क्या बने। जब भी आप पेंशन डॉक्यूमेंट बनाने जाते हैं, ईसीएसएस के लिए अप्लाई करने जाते हैं, तो उस समय जो है जवानों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, किसके लिए ईसीएसएस कार्ड बनाना चाहिए, कौन सा होता है, कौन कौन से रूल और होते हैं, तो उनको समझाना पड़ता था। तो वही बातचीत आज करते हैं कि आज मैं टॉपिक में आ रहा हूं पेरेंट्स वाले में। कल हम डॉटर वाले केसेस में आएंगे, फिर डॉटर वाले केसेस में सबमिट करेंगे, विडो वाले केसेस को भी और विडो के बच्चे वाले केसेस को भी करेंगे। और अगर उसकी शादी नहीं हो रखी तब भी बात करेंगे। तो इन सब चीजों को समझने की कोशिश करें, लेकिन आज हम पेरेंट वाले केस यानी कि माता पिता वाले केस को समझने की कोशिश करेंगे। फादर एंड मदर ऑफ ईएसएम पेंशन शैल बी डीम्ड टू बी डिपेंडेंट, यानी कि इनके कहने का मतलब यह है कि जो एक्स सर्विस मैन है उसके माता पिता जो है अगर उस पर आधारित है, यानी कि एक्स सर्विस मैन पर आधारित है, उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, कोई सोर्स नहीं है इनकम का। इफ द नॉर्मली रिजाइड विद ईएसएम पेंशनर एंड देयर कंबाइंड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस does not exceed 9,000 rupees per month excluding their own। तो इसके कुल मिला के जो है इनको कहा जा रहा है कि ईएसएम पेंशन भोगी जो भी है माता पिता को यहाँ पर आश्रित माना जाएगा यदि वे यहाँ पर सामान्यतः जो है एक्स सर्विसमैन पेंशन भोगी के साथ रहते हैं, पेंशन भोगी के साथ रहते हैं और उनके जितने भी स्रोत है, रिसोर्सेस है, जो सोर्स है, उनकी इनकम जो है यहाँ पर 9,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। उनके कहने का साफ साफ मतलब ये है 9,000 रुपये से ज़्यादा उनकी आय नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ लगा के तभी वो यहाँ पर ईसीएसएस कार्ड के यहाँ पर वैलिड माने जाएंगे, अदरवाइज उनको ऑथराइज नहीं होगा। पता लगा उसका जो है एक्स सर्विसमैन के माता पिता यहाँ पर टीचर हैं, अध्यापक हैं और वो ईसीएसएस कार्ड बनाया जा रहा है, तो वो गलत है, वो गैर कानूनी है, तो उनको ऑथराइज है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो उनको वहां पर मेडिकल फैसिलिटी ऑथराइज है, तो वहां पर जो है फौज के थ्रू वो इलाज नहीं करा सकते, तो ये गैर कानूनी। अगर फंस गए तो आप जो है जेल भी जा सकते हैं। तो ईएसएम के जीवन साथी के माता पिता को सदस्य बनने की यहाँ पर अनुमति नहीं है, यानी कि जो जीवन साथी के जो माता पिता ईएसएम के जो जीवन साथी हैं उनके माता पिता, यानी कि पत्नी के माता पिता, जो एक्स सर्विसमैन है उनकी जो पत्नी है उनके माता पिता जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में ईसीएसएस के थ्रू इलाज नहीं करा सकते हैं। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो ऐसे केसेस कई बार होते हैं, मैं कई बार न्यूज में ऐसे आते रहता है कि वो दूसरे का इलाज करा देते। तो इन सब चीज़ों को पकड़ में अगर आए तो जेल जाओगे। फिर यदि कोई विधवा जो परिवार पेंशन प्राप्त कर रही है ईसीएसएस में शामिल होती तो उसके स्वर्गीय पति के माता पिता को यहाँ पर आश्रित माना जाएगा। ये रूल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को फिर से सुनो आपने, मैंने जो सी वाला कॉलम मैंने आपको पढ़ के सुनाया यहाँ पर कि इन केस से विडो यानी कि विधवा के केसेस में हु इज इन रिसीप्ट ऑफ फैमिली पेंशन, अगर वो फैमिली पेंशन पा रही है तो joins the ECSS, then parents of her late husband can be made of dependent। तो इसके कहने का मतलब कि यदि कोई विधवा जो परिवार का फैमिली पेंशन जो है प्राप्त कर रही है और वो ईसीएसएस में शामिल होती है तो उसे स्वर्गीय पति, उसका जो पति था, स्वर्गीय हस्बैंड जो था, लेट हस्बैंड के माता पिता को यहाँ पर सीधे तौर पे आश्रित माना जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना। एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं, यदि कोई विधवा जो फैमिली पेंशन को प्राप्त कर रही है, ठीक है ना, अगर वो ईसीएसएस में शामिल होती है तो उसके जो हस्बैंड है, उसके जो लेट हस्बैंड है, वहां पर जो है उसके माता पिता को यहाँ पर आश्रित माना जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं डी वाले केसेस में, इन केस बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर डिफेंस पर्सनल पेरेंट्स ऑफ बोथ द मेंबर्स आर एलिजिबल इफ बोथ पे सब्सक्रिप्शन सब्जेक्ट टू मीटिंग डिपेंडेंसी क्राइटेरिया। इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ आर एलिजिबल एंड सी कैन एक्सेस
हर ऑप्शन ऑफ चूजिंग ईदर ऑन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ डिपेंडेंसी एंड रेजिडेंस एटसेट्रा बीइंग सेटिस्फाइज। इसके कहने का मतलब है कि यदि पति और पत्नी दोनों यहाँ पर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, ये सभी के लिए लागू होगा। जो यहाँ पर रक्षा सेवा कर्मी हैं वहां से वो बिलोंग करते हैं, तो उन वाले दोनों सदस्यों के यहाँ पिता के माता पिता या पत्नी के माता पिता, उस वाले केस में दोनों की सदस्य शुल्क का वो भुगतान करें और निर्भरता के मानदंडों को अगर वो पूरा करते हैं तो महिला जो लेडी है, जो लेडी डिफेंस फोर्सेस में है, लेडी जो महिला सैन्य कर्मी है, वहां पर उसके मामले में उसके माता पिता यानी कि उस महिला के माता पिता, उसके सास ससुर यानी कि उस लड़के के माता पिता, और वह निर्भरता और निवास आदि शर्तों को पूरा करने के अधीन में उसमें से किसी एक को चुनने का वो विकल्प चुन सकती है, यानी सास ससुर को चुने या वो माता पिता को, अपने माता पिता को भी चुन सकती है। इस वाले केसेस में डी वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, इफ अडॉप्टिव फादर हैज मोर देन वन वाइफ ओनली द फर्स्ट वाइफ इज एलिजिबल। तो ये कुछ रूल्स हैं जो पता नहीं होते, इन चीजों को बहुत ध्यान से सुनना। यदि गोद लिए हुए पिता की एक से अधिक पत्नियां हैं, फिर सेंटेंस दोबारा बोल रहा हूं मैं, यदि गोद लिए हुए पिता की एक से अधिक पत्नियां हैं, यानी कि जो है यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस बोला इंग्लिश में जो था यहाँ पर कि अडॉप्टेड फादर हैज मोर देन वन वाइफ, तो अधिक से अधिक पिता है, तो केवल यहाँ पर पहली पत्नी ही उसकी पात्र होगी, यानी कि दूसरी पत्नी वहां पर एलिजिबल नहीं होगी। तो इन चीजों को हमको समझना है, यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि स्टेप पेरेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू अवेल ईसीएसएस बेनिफिट्स। तो इसके कहने का मतलब है कि जो सौतेले माता पिता होते हैं उनको ईसीएसएस लाभों के लाभ उठाने के लिए वो पात्र नहीं माने जाएंगे। सौतेले माता पिता जो होते हैं वो ईसीएसएस का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स वाले केसेस में, जो माता पिता वाला केसेस है, मैं समझता हूँ कि आप पूरा डेटा जो है ना ईसीएसएस कार्ड का, जो ईसीएसएस के जो बेनिफिशियल होते हैं, जो बेनिफिट लेना चाहते हैं ईसीएसएस का, तो ये रूलिंग आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं अगर रूलिंग की बात करता हूं तो इसकी भी प्रॉपर तरीके से रूलिंग बनी है, जो कि ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेटर नंबर है इसका सीरियल नंबर 11012/1/2/2016 CGSS-P डेटेड 8 नवंबर 2016 का ये लेटर है। उसके अनुसार यहाँ पर ये है, और इनकम क्राइटेरिया और डिपेंडेंस मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि 9,000 रुपये है, उसका भी जो है यहाँ पर अथॉरिटी ये है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप ईसीएसएस कार्ड के लिए अप्लाई करें। घर आके भी अगर कोई इस प्रकार का आप अपराध करते पकड़े जाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है। फिर आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश है कि जितने भी एक्स सर्विसमैन भाई हैं, वेटरन से हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस या सीएपीएफ असम राइफल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उनकी फैमिली, उनके बच्चे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।